जो इस वक्त हुकूमत बैठी हुई है, इसकी क्रेडिबिलिटी ना पाकिस्तान के अंदर रही है ना बाहर रही है। सारी कौम के सामने आज हालात, IMF की सारी कंडीशंस मानी इन्होंने। जिस तरह की आज महंगाई है, ये पाकिस्तान की तारीख में इतने थोड़े वक्फे में इतनी ज्यादा महंगाई नहीं हुई। और मैं फिर से यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो इस मुल्क में ताकतवर लोग हैं, मैंने उनको वाज़े तौर पे ये बताया था कि ये हम बड़ी मुश्किल से हमने अपनी माइशत को संभाला हुआ। अगर इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम ना रहा, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी माइशत पे। और मैं देख रहा हूँ जिस तरह दीवार के खिलाफ लगाया जा रहा है, मैं आज सिर्फ इस चीज़ पे ख़त्म करता हूँ कि ये ज़्यादा देर अब हमारा सब्र नहीं रहेगा। अगर ये इसी तरह चलते रहे और मुल्क को इसी तरह नीचे ले जाते रहे तो हमें फिर एक कॉल देनी पड़ेगी अपनी आवाम को। तो अगर हुकूमत में हो तो पाकिस्तान की तबाही करेगा, हुकूमत से बाहर हो तो जत्थे लेकर हमला आवर होगा। तो ये जो जत्थे लाकर प्रेशर डालकर इलेक्शन हो या कोई और हो, ये कोई जत्थों के साथ प्रेशर के साथ कोई जो भी ये बुली करने का तरीका है ना, इस पे ना हुकूमत को इस इंसान की कोई बात सुननी चाहिए, ना इसको कोई स्टेक होल्डर समझना चाहिए। ये पाकिस्तान की तबाही है, स्टेक होल्डर नहीं है। कि इमरान खान का जो लाडलापन है उसको प्रोटेक्शन देने वाले अगर अपनी इस चीज को छोड़ दें, इस रविश को छोड़ दें, तो इमरान खान को सॉर्ट आउट करना 3 दिन से ज्यादा का काम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कल तक। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। जावेद चौधरी साहब की गैर मौजूदगी में ये प्रोग्राम करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। आज के प्रोग्राम के मौज़ूआत की अगर बात की जाए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म के दौरे उज़्बेकिस्तान की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नाज़रीन शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए इस वक्त समरकंद में मौजूद हैं और वहाँ उनकी आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी हो रही हैं। सदर प्यूटन से मुलाकात हुई, ईरानी सदर से उनकी मुलाकात हुई। दूसरी जानिब अगर बात की जाए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की, तो उनके तुंदोतेज़ वार भी मौजूदा हुकूमत के ऊपर जारी हैं। उन्होंने मौजूदा हुकूमत को कहा है कि किसी सूरत वो कबूल नहीं करेंगे और इस पर उन्होंने कहा है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में एतमाद किसी को नहीं है बल्कि बैरून मुल्क भी इस हुकूमत पर कोई एतमाद करने को तैयार नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये मुल्क को मुसलसल नीचे की तरफ ले जा रहे हैं, जल्द अज जल्द इलेक्शन का ऐलान किया जाए वरना मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा और फिर मुझे फाइनली कॉल देना पड़ेगी, जो कि एहतजाज की कॉल है। आज फिर से उन्होंने उसका जिक्र भी किया है। जबकि आज नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा भी मौजूद थी अदालत पेशी के मौके पे और उस मौके पे मीडिया से जो उनकी गुफ्तगू हुई है, उनका ये कहना था कि इमरान खान के लाडलेपन को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले अगर अपनी रविश को तब्दील कर दें तो फिर इमरान खान से निमटना 3 दिन से ज़्यादा का काम नहीं है। मुल्क को इस वक्त गैर मामूली नाज़रीन चैलेंजेस का सामना है। मुल्क का एक वसी इलाका, वसी हिस्सा सैलाब में इस वक्त डूबा हुआ है, जिससे करोड़ों लोग मुतासर हो चुके हैं। उनकी बहाली का काम अभी बाकी है, उनको बर वक्त इमदाद पहुँचाने का मरहला इस वक्त दरपेश है। अवाम महंगाई के दलदल में धंसती जा रही है और मुल्क की माशी सूरत हाल अगर देखें तो वो हर गुजरते दिन के साथ गंभीर से गंभीर तर होती चली जा रही है। लेकिन हुकूमत दुनिया भर से मदद और ताउन की अपील कर रही है और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान एक ही सांस में 2 बातें कर रहे हैं। एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि सियासी इस्तेकाम के बगैर मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती और साथ ही वो ये भी कह देते हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्शन का ऐलान किया जाए वरना फिर मुझे फाइनल कॉल देनी पड़ जाएगी। तो इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि अगर वो इंतशार को ख़त्म करने की बात करते हैं, सियासी इस्तेकाम की बात करते हैं, तो फिर इंतशार फैलाने की बात या एहतजाज की कॉल देने से तो यकीन तौर पर मज़ीद सियासी अदम इस्तेकाम पैदा होगा और उसके असरात मुल्क पर भी सामने आएंगे। इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ होंगे उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। लॉ स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, नून लीग की नुमाइंदगी करेंगी। आलिया हमजा साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, तहरीक इंसाफ की रहनुमा, और इसके साथ साथ सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी शौकत पराचा साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में होंगे। सभी मेहमानों को वेलकम कहते हैं। आगाज़ आलिया साहिबा मैं आपसे करूँगा। खान साहब यकीनी तौर पर मुल्क के हालात को, मुल्क के मसाइल को और चैलेंजेस को बेहतर अंदाज में समझते हैं, लेकिन वो चेयरमैन PTI होने के साथ साथ साबिक वज़ीर आज़म भी हैं। तो ऐसे मौके पर जब मुल्क के वज़ीर आज़म बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर मौजूद हैं, वहाँ पर रहनुमाओं से, सरबराहान मुमलिकत से उनकी मुलाकातें हो रही हैं, कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तान को माशी इस्तेहकाम दिया जा सके, ट्रेड को बढ़ाया जा सके, जो मसाइल हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसमें बैनुल-अक़वामी दुनिया का ताउन हासिल किया जा सके। ऐसे में जो खान साहब बात कर रहे हैं कि जी ना तो उनके ऊपर मुल्क के अंदर एतमाद है, ना ही मुल्क से बाहर एतमाद है, तो लगता ये कि खान साहब अगर इक़्तिदार में नहीं होंगे तो वो नहीं चाहते कि मुल्क में इस्तेहकाम आए, ना तो सियासी तौर पर ना ही माशी तौर पर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जुनैद। जुनैद, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप जो बात कर रहे हैं, मैं तो फिगर्स के साथ, और खान साहब ने जो बात की मैं तो फिगर्स से बता देती हूँ। आप फिच की रेटिंग आज की देख लें, जो मुल्क 6% से 2 कंसेक्टिव सालों से ग्रोथ कर रहा था, फिच ने आज उसकी रेटिंग 0.2% कर दी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आपके सामने है जो कह रही है कि पाकिस्तान एट द वर्ज ऑफ बैंक करप्सी और दिवालिया होने के करीब है, डिफॉल्ट होने के करीब है। तो ये खान साहब या मैं तो नहीं कह रहे। उसके अलावा जो महंगाई मार्च इन्होंने 18% एसपीआई के ऊपर किया था, आज वो 46.7% के ऊपर पहुंच गया। तो ये क्या हालात है? खान साहब ने जो आज बातें की हैं, उन्होंने बेसिक अवाम की बातें की हैं कि अवाम को ये हुकूमत किस कदर तकलीफ पहुंचा रही है। यानी अगर आप ये देखें, अगर उन्होंने ये कहा है कि आप लोग एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ 4.4% थी वो 0.7% पर लेकर जा रहे हैं, और वो भी माइनस में। इंडस्ट्री जो हमारी कंसेक्टिवली, कभी ऐसा नहीं हुआ, 9.8% से और 2 सालों से 11% पर ग्रो करी थी, वो अब 1.9% पर ले आए हैं, और सर्विसेज 5.7% की थी, वो 3.5% पर आ गई है। तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो चावल है वो 100 रुपए से आपने 225 का कर दिया है, दालें 225 से 360 की कर दी हैं। पॉम ऑयल पूरी दुनिया में सस्ता हो रहा है, जो हमारे जमाने में 450 का था, ये 600 के ऊपर ले गए हैं। इसी तरह से पेट्रोल की प्राइसेस की वो बात कर रहे हैं। डॉलर की बात करें कि जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आना था, डॉलर 178 पर था, अब 240 का भी नहीं मिल रहा है। उसके अलावा पेट्रोल की बात करें तो ये सारी चीजें तो आपने भी जिन चीजों का आलिया साहब जिक्र किया, ये हकायक है, ये ग्राउंड रियलिटीज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। खान साहब के वक्त में भी ये सारे चैलेंजेस थे, जाहिर बात है वक्त के साथ साथ उनमें मसाइल में इजाफा भी हो रहा है, सैलाब की सूरत हाल है। लेकिन अगर खान साहब कोई इसमें इनपुट अपना नहीं दे सकते, एक टेबल पर बैठ के मसाइल का हल तलाश करने में मुआवनत नहीं कर सकते, तो कम अज कम उस ओहदे का, उस डेजिग्नेशन का तो ख्याल रखना चाहिए। वजीर आजम इस वक्त बैनुल-अक़वामी फोरम पे है, ऐसे मौके पे इस तरह के बयान से आपको नहीं लगता कि रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा और अदम एतमाद बढ़ेगा बैनुल-अक़वामी दुनिया का पाकिस्तान पे? जुनैद साहब, मेरी एक बात सुने, दुनिया कोई फूल्स पैराडाइज में तो रहती नहीं है। दुनिया ने इनके ऊपर बीबीसी की किताबें पढ़ी हुई हैं, दुनिया ने पेंट हाउस पायरेट का पढ़ा हुआ है, दुनिया ने ये पढ़ा हुआ है कि सैलाब के दिनों के अंदर किस तरह से लूटमार करके इनका अपना जो दामाद है वो बाहर भाग कर गया। क्या दुनिया से ये सारी बातें छुपी हुई हैं, या दुनिया से आज वो जो जाली हमारे आइंस्टाइन है, उनके वो जो आज वो करतब दिखाकर आए हैं, कभी वो माइक लगाते हुए हिल रहे थे, कभी वो एयरपोर्ट उनके सही नहीं लग रहे थे, क्या हो रहा था वहां पर? क्या आपको देखकर ये पाकिस्तान की कौन सी खिदमत कर रहे थे वो वहां पर? और फैक्ट्स एंड फिगर्स ये हैं कि जब 2005 और 2006 के अंदर यही डिजास्टर्स आए थे, तखमीना लगा था $3.2 बिलियन का, और हमें जो प्लेजेस मिले थे वो $5 और $6 बिलियन के 2 टाइम्स फ्लैश कॉल के ऊपर मिले थे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि डिजास्टर का जो तखमीना यूएन का जनरल सेक्रेटरी लगा कर गया वो $30 बिलियन का लगा के गया, और यहाँ पर ये 160 मिलियन के ऊपर ये आपका पॉइंट आ गया। यहाँ पर कैनेडियन रेड क्रॉस ये कह रहे हैं कि मैं इस हुकूमत को कुछ देने के लिए तैयार नहीं हूँ। आज यानी कि आपका कहना है कि जो फैक्ट्स हैं वो खान साहब ने रखे हैं, इसमें कोई मुज़ाहरा नहीं है। पराचा साहब, मैं आपका टेक चाहूंगा, खान साहब के बयान पे क्या ये मुल्क मुतहमिल हो सकता है? और खान साहब, जिस तरह से मैंने आलिया साहब से भी यही बात की है कि वो सिर्फ पीटीआई के चेयरमैन नहीं है, साबिक वजीर आजम भी हैं, उनकी बात को अहमियत देती है पूरी दुनिया भी, ये बयान बनता था इस मौके पे? पराचा साहब जी, आप जरा क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, साउंड में बड़ी क्वेश्चन पराचा साहब यही है कि इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है बैनुल-अक़वामी दुनिया के साथ ट्रेड की, और जाहिर बात है कि जो इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है, इमदाद की भी ज़रूरत है। ऐसे मौके पे खान साहब का ये बयान कि ना तो इस हुकूमत पे मुल्क के अंदर कोई एतमाद करने को तैयार है, ना ही मुल्क से बाहर, तो इस तरह के बयान से लगता नहीं है कि खान साहब खुद इक़्तिदार में नहीं होंगे तो वो ना तो सियासी इस्तेकाम चाहते हैं, ना माशी इस्तेकाम को सपोर्ट करते हैं? देखें, जो खान साहब ने आज तकरीर की, जो बातचीत की, वही बातचीत है जो हम पहले भी सुनते रहे हैं कि फौरी इलेक्शन करवाए जाएं, मुआशी इस्तेकाम नहीं है। मुआशी इस्तेकाम इसलिए नहीं है कि सियासी इस्तेकाम नहीं है। जब 3.5 पौने 4 साल खान साहब की हुकूमत थी तो अपोजिशन वाले, उस वक्त वाले यही बात करते थे कि मुआशी इस्तेकाम नहीं है क्योंकि ये धांधली ज़दा इलेक्शन की पैदावार हुकूमत है। अब खान साहब कहते हैं कि ये साजिश से आने वाली हुकूमत है। आप और मैं जैसे 22 करोड़ आवाम हम क्या करें? महंगाई का आज खान साहब ने बातें की
تو महंगाई खान साहब के दौर में भी माशाल्लाह बढ़ती रही और आज भी बढ़ी हुई है। मैं इस गवर्नमेंट को डिफेंड करूं बैठ के कि इस गवर्नमेंट की वजह से महंगाई नहीं है, क्योंकि महंगाई जो है वो खान साहब के IMF मुआहदे की वजह से है, या मैं उनको डिफेंड करूं कि नहीं जी खान साहब को मईशत ऐसी मिली थी जो खान साहब आज खुद कह रहे थे। हम तो कन्फ्यूज हो चुके, हम तो परेशान हो गए, और पहले कोरोना आ गया, उसने मत मारी इस कौम की, अब सैलाब ने आकर तो रही सही कसर पूरी कर दी। दुनिया में जो माशरे हैं, जो हुकूमतें हैं, जब भी कोई इस तरह के क्राइसिस होते हैं वहाँ बैठते हैं मिलकर। मुझे याद है न्यू ऑरलीन्स में जब ये तूफ़ान आया था, या सुनामी जैसे तूफ़ान आए दुनिया में, वहाँ न कोई अपोजिशन रही, न कोई हुकूमत रही। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि हम अपनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं और सैलाब ज़दगान के हवाले से भी। लेकिन राजा साहब, ये 5 महीने की कारकर्दगी देख के आपको क्या महसूस होता है? लड़ाई जारी है, आपको लग क्या रहा है करते हैं इस 5 महीने की कारकर्दगी से कि इस हुकूमत के पास कोई प्लान है मसाइल के हल का, चैलेंजेस का? अभी तक इकट्ठे हुए, बाकी दोस्त मुमालिक हैं वो खाना पाना भेज रहे हैं। क्या इससे सड़कें बन जाएंगी? क्या इससे पुलें बन जाएंगी? क्या जो गांव के गांव तबाह हो गए, जो कस्बे के कस्बे तबाह हो गए, वो इससे बन जाएंगे? तो एक अजीब सा तमाशा लगा हुआ है। वो हम जर्नलिस्ट रोज़ाना वो तमाशा देखते हैं, अवाम जो है वो देखती है कि हमारी लीडरशिप क्या कर रही है। पहली हुकूमत लेजिटिमेट नहीं थी, आज की हुकूमत लेजिटिमेट नहीं है। वो एग्जैक्टली वही बयानात हैं। राजा साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि 5 महीने की जो कारकर्दगी है उसको देख के आपको लगा कोई किसी भी सेक्टर की अगर बात की जाए कि इनके पास कोई प्लान है? खान साहब तो कह रहे हैं कि ना ही हो तो सैलाब मुतासरीन को रिहेबिलिटेट करने के लिए, ना ही दीगर जो माशी चैलेंज है उसको पूरा करने के लिए इनके पास कोई प्लान नहीं है। देखें ना, प्लान तो है कि जब आप आएं और आप थोड़ा सा आपको सॉफ्टनिंग मिले। सॉफ्टनिंग तो नहीं मिली। IMF ने कहा कि जी आपने मुआहदा की वायलेशन की, आपने जो 10 रुपए पेट्रोल कम किए थे वो किस मद से उठा के किए थे। IMF ने उल्टा शराइत और कड़ी कर दी। फिर IMF के साथ दुबई में मुज़ाकरात होना थे, उसी दिन पाकिस्तान में 25 मई का लॉन्ग मार्च था। IMF वाले भी सोचते होंगे कि एक पता नहीं ये हुकूमत रहती है नहीं रहती। उन्होंने 25 मई को जो कुछ होना था उन्होंने कहा अगले महीने देखेंगे। तो मैं जो आपसे बुनियादी बात कर रहा हूँ कि जिस घर में लड़ाई हो रही हो उस घर में कोई कर्जा नहीं दिया करता। जिस मुल्क में लड़ाई हो रही हो उस मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया करता। इन्वेस्टमेंट का आज का मॉडर्न कंसेप्ट इन्वेस्टमेंट का है, वो वाइट मैन बर्डन वाला नहीं है फिलॉसफी। अब तो है इन्वेस्टमेंट का मतलब है प्रॉफिट्स, कि आपको अपना सरमाया महफूज भी लगे और सरमाया का रिटर्न भी मिले, तब कोई इन्वेस्टर आता है। इन्वेस्टर क्यों जरूरी है? आपको जॉब मिलेंगी। हमारा पब्लिक सेक्टर तो बैठ गया, उसके पास तो कुछ जॉब्स नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स ग्रो करती हैं, वो हम करने नहीं दे रहे। मैं आपसे एक ही बात कर रहा हूं कि जो हमारा पोस्चर है, जो हमारा परसेप्शन है, वो इतनी नेगेटिव हो चुकी है। इमदाद भी कोई नहीं देगा आपको, सरमायाकारी भी कोई नहीं करेगा, इसलिए कि कल का किसी को पता नहीं है। मैं और आपको पता नहीं है, बाकी दुनिया को तो छोड़ दें कि कल क्या होना है। जो एक लॉन्ग टर्म छोड़े, मीडियम टर्म का पता नहीं है। अभी 1 साल हुकूमत का रहता है, मीन पार्लियामेंट की मुद्दत रहती है, पार्लियामेंट खाली है, पार्लियामेंट के तो मेंबर नहीं है, उसमें लेजिस्लेशन हो नहीं सकती। जो लेजिस्लेशन हो रही है, पार्लियामेंट की आपने बात की है, पार्लियामेंट खाली है, लेकिन हैरान कुन तौर पे ऐसा मुल्क जो कि माशी इस वक्त दलदल में धंसता जा रहा है, इस वक्त महंगाई का एक ऐसा जिन है जो कि सबको अपनी लपेट में लिए हुए है। जो काबीना है वो तारीख की सबसे बड़ी काबीना, 70 उसमें वुज़रा और जो मुशीरान शामिल कर लिए गए हैं। हिना साहिबा, ऐसा मुल्क जो कि मकरूज भी है, जिसको पैसों की जरूरत भी है, इस वक्त बहरान भी है सैलाब का, तो ऐसे में जो काबीना के अफराद हैं, क्या सबको खुश करने के लिए अवाम के टैक्स का पैसा इसी तरह से लुटाया जाता रहेगा? जरूरत थी इतनी बड़ी काबीना की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात है कि मैंने दोनों की बात बड़ी गौर से सुनी, तो मैं भी यही एक्सपेक्ट करूँगी आपकी बात भी सारी गौर से सुनेंगे इंशाअल्लाह, कोई ना काटे और आप भी ना काटना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पराठा साहब की इस बात से
बिल्कुल एग्री करती हूँ कि जिस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है उसी मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी होती है। और बिल्कुल सही बात, इन्वेस्टमेंट आपके अंदर अगर फ़ॉरेन से आनी है तो परसेप्शन क्या है मुल्क का, तो इस पे यही क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है कि आज आपने इमरान खान साहब का बयान देखा, अभी आप क्वेश्चन यही कर रहे थे कि रियासत पाकिस्तान की उनको कोई परवाह है, तो मैं बिल्कुल ये कहूँगी कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान से कोई प्यार नहीं है। और उनको लॉन्च किया गया, जिस तरह आज मरियम बीबी ने आपने शुरू में उनकी स्टार्ट भी कराया, फितना खान, क्योंकि जिस तरह इस वक्त देखिए ना मुल्क में ये फराचा साहब ने एक और बात की कि हमारी माजरत के साथ हिना साहब इन सारी मौज़ूआत पे हम तफसीलन बात करेंगे आगे चल के। मैं चाहता हूँ कि मेरी बात का जवाब दे मैंने आपने पहले आलिया की भी मैंने बात का जवाब देना है, फराचा साहब की भी देना, आपकी भी दे दूँगी एंड पे। पहली तो बात यह है कि इन्होंने बात की पराचा साहब ने कि मत मारी गई थी, बिल्कुल सही बात है, कोरोना आ गया और अभी सैलाब भी आ गया, बिल्कुल ये भी बात पराचा साहब शायद कर देते कि इमरान खान साहब भी जो 2018 में हमारे पे मसलत किए गए वो भी हमारी मत मारी गई थी, वहाँ से ये किस्सा स्टार्ट हुआ। आलिया ने थोड़े से फिगर्स शेयर किए तो मैं भी आलिया के साथ शेयर करती हूँ कि जीडीपी जब 2018 में हमने छोड़ा था तो 6.51% जीडीपी था, पर कैपिटा इनकम $1678 थी और पाकिस्तान का जो इकॉनमी थी वो 356 बिलियन थी। और इसे हम कंपेयर करें 2021 में तो इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट हुई। ये शेख रशीद के अपने बयान है कि हम लोग जानबूझ के लैंड माइंस लगा के गए। लेकिन इमरान खान साहब का अपना हिना साहिबा के अगर वो लैंड माइन बिछा के गए, वो बारूदी सुरंगें बिछा के गए, तो आप भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, नहीं बिल्कुल हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। हमने बिल्कुल इनकी कोशिश थी कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट हो। इन्होंने अभी बात की सबसे पहले अभी मियां साहब से मुलाकात करके आई हैं लंदन में, आप लंदन में मुलाकात करके आई हैं मियां साहब से, वो मिफ्ता इस्माइल साहब की कारकर्दगी से खुश हैं, ये बताइए। पहली बात मैं आपको इसका भी जवाब दूंगी। इन्होंने बात की जाली आइंस्टाइन, तो जाली आइंस्टाइन तो असद उमर साहब थे जिनको ये पोस्टर बॉय को दिखा के लाए और फिर आते साथ उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री में चेंज करा दिया। फिर इन्होंने बात की ये अदालतों से भागने की बात करते हैं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब की बात करें जो कैलिफोर्निया की अदालत से भागे थे, और इमरान खान ने आज झूठ बोला जो उन्होंने फॉरेन रिजर्व्स की बात की। ये मैं अभी आलिया से कहती हूँ कि मैं चैलेंज करती हूँ, स्टेट बैंक की रिपोर्ट निकाले और $11.5 बिलियन जिस पे $9 बिलियन सऊदिया के थे। नहीं, इमरान खान ने आज टीवी पे आके झूठ बोला। मैं उनकी जिस तरह ये प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं, मैं आलिया साहबा से उनसे उनके बारे में सवाल करूंगा। अभी तो आपकी परफॉर्मेंस पे बात होगी क्योंकि आप हमारी परफॉर्मेंस पे आप बिल्कुल बात करें। 1.5 साल की हुकूमत रह चुकी थी, अभी आप आपकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ यहाँ पे था। खान साहब कह रहे हैं हम बिल्कुल आज मरियम बीबी ने बात की, सब पे उस पे बात भी होती थी। आऊंगी, मरियम बीबी ने बात की कि हुकूमत और पार्टी दे टू सेपरेट थिंग्स। PMLN as she stood there and said that हम इनकी तरह टीवी पे आके ये नहीं कहते कि महंगाई नहीं है, हम इनकी तरह झूठ प्रोपेगेंडा नहीं करते। आपके जो गुजरा है उनकी तरफ से प्रोटोकॉल छोड़ा गया, हुकूमत ने जो मुफ्त बिजली लेने थे आपने तो सैलाब मुतासरीन को भी ये रिलीफ दिया है कि जी अभी आपसे 3 महीने नहीं लिया जाएगा लेकिन उसको एडजस्टमेंट के साथ लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों की अपने मुफ्त बिजली भी मिल रही है, आपको सिक्योरिटी के नाम पे प्रोटोकॉल भी मिल रहा है, आपके गैर मुल्की दौरे भी हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। और 70 की तादाद आपने अभी तक ये नहीं बताया एंकर इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं बिल्कुल भी नहीं। हमारे कुछ गलत कह रहा हूं तो आप मुझे तस्दीक दौरे पे वो सेल्फ फाइनेंस करते हैं और आपको पता है शहबाज शरीफ साहब इज वेरी क्लियर, हम इनकी तरह नहीं है। इनके ऊपर तो झूठे हीरों के और फराह गोगी पे इल्जाम थे जो उन्होंने केसेस बंद कराए, उस्मान बुज़दार पे इल्जाम थे। आप उनको इबरत का निशान बनाते। आप ये बात गलत कर रहे हैं। जब से शहबाज शरीफ साहब अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने क्या कहा कि वी नीड टू कोऑपरेट, वी नीड दैट। इस वक्त हमें UN से बात क्या की कि हमें चाहिए मुल्क के लिए पैसा चाहिए सैलाब के लिए। और क्यों चाहिए? क्योंकि हम 0.1% भी हमने कंट्रीब्यूट नहीं किया इस क्लाइमेट चेंज से। और जो 10 टॉप कंट्रीज थे ऑफ द वर्ल्ड उनकी रीजन, और इन्होंने क्या कहा, हम उनसे भीख नहीं मांग रहे, दे नीड टू कॉम्पनसेट अस बिकॉज उन्होंने ये क्लाइमेट चेंज उनकी वजह से हुआ है। तो रादर देन दे स्टैंडिंग विद अस, what are they doing? He's trying के पूरे मुल्क में आलिया साहब इसका जवाब लेते हैं कि इस आजमाइश की घड़ी तहरीक इंसाफ सिर्फ सियासत क्यों कर रही है और साथ बैठ के इन मसाइल का हल तलाश करने में उनकी मुआवनत क्यों नहीं कर रही? इस पे मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, ब्रेक की बात खुशामदीद। आलिया साहबा, खान साहब के बयान में तजादात पाए जा रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि अगर मुल्क में जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। साथ में वो ये भी कहते हैं कि अगर मेरी बात ना मानी गई तो मैं सब कुछ तलपट कर दूंगा, एहतजाज की कॉल दे दूंगा और मुल्क का पहिया जाम कर दूंगा। तो ये भी तो इसका मतलब भी यही निकलता है कि उन्हें इक़्तिदार चाहिए। जब तक वो इक़्तिदार में नहीं होंगे, वो हालात नॉर्मल नहीं होने देंगे, इस्तेहकाम नहीं आने देंगे। जुनैद साहब, मतलब सारी तान खान साहब पे वैसे आकर क्यों टूटती है? पहले तो मैं ना पराचा साहब की बात का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा जी हमें समझ नहीं आ रही, उस हुकूमत में भी महंगाई थी, यानी 12% की महंगाई वाली हुकूमत मुल्क दुश्मन हुकूमत थी। लेकिन अब जो महंगाई 12% के अगेंस्ट 22% के ऊपर हमारा CPI पहुंच गया है, वो वाली हुकूमत बेहतरीन हुकूमत है। जब बिजली की कीमत 16 रुपए पर यूनिट थी तो हम मुल्क दुश्मन थे। अब 50 रुपए पर यूनिट टैक्स डाल के पड़ गई है तो ये मुल्क दोस्त हो गए। दवाइयां 80% से बढ़ गई हैं। गैस की कीमतों में 335% का इजाफा होने, LPG की कीमत 25%, पेट्रोल की कीमत तकरीबन को 80% तक बढ़ गई है। तो आप मुझे ये बता दें, कोई कंपैरिजन हो सकता है हमारा और इन लोगों का? नहीं हो सकता। और दूसरी बात है, ये तो बाय चॉइस ये हुकूमत लेकर आए थे। हल क्या है फिर इसका? का क्लिप निकाल के देख लें, उन्होंने तो 12 सुन लें। हल मैं बता रही हूँ ना कि हमें तो इन्होंने गिराया था, क्योंकि हम बुरे थे ना, और ये बहुत अच्छे थे क्योंकि हम एक्सपोर्ट लेकर गए $40 बिलियन के ऊपर, और ये एक्सपोर्ट को यानी जो पीपल्स पार्टी से भी ज्यादा थे कि वो 24 बिलियन पर छोड़ के गए, ये $23 बिलियन पर छोड़ के गए। ये रेमिटेंसेस $19 बिलियन पे छोड़ के गए, हम $31 बिलियन पर छोड़ के गए। ये करंट अकाउंट डेफिसिट 20 देखिए, आपने तो कौमी असेंबली से इस्तीफे दे दिए। आप अगर वाकई संजीदा होते इन मसाइल के हल के लिए तो कंट्रीब्यूट करते, अपना इनपुट देते, मसाइल का हल तलाश करने में। हिना साहबा भी यही कह रही है, मुसलसल PDM की हुकूमत भी ये कह रही है कि आए आके बैठ के बात करें मसाइल के हल के लिए। नहीं, खान साहब तैयार ही नहीं है। एक मिनट किस चीज के ऊपर? एक सेकंड, मसाइल के ऊपर, इन्हीं चैलेंजेस के ऊपर। शरीफ साहब किसके? एक सेकंड, हम तो ये चैलेंजेस हम तो ठीक कर रहे थे, कूदे तो ये बीच में थे। इन्होंने कौमी हुकूमत बनानी थी, वज़ीर खजाना की तो वीडियो ऑडियो लीक्स होती हैं, वो कहते हैं कि आपने इनकार कर देना है कि हम उन मुआहिदों पे अमल ही करेंगे IMF के, इनको कर्जा ही ना मिले। हम अभी भी यही कह रहे हैं। एक सेकेंड, आप मुझे ये बताएं, क्या हमने ये पैगाम नहीं पहुंचाया था कि ये मईशत सही डायरेक्शन में जा रही है, या आकर ये जो तजर्बाकारी का चूरे ने आके मुल्क तबाह कर देंगे? ये बात यहाँ पर करें IMF की डील की। जब आप अमेरिका में बैठकर ये प्रेस रिलीज इश्यू कर दें, IMF से आपके किसी सरबराह की मीटिंग ही ना हो, और आप ये कह दें कि जी मुझे $2 बिलियन रिलीज होने लगे, कोई भूल सकते हैं इनकी उसको? चले आलिया साहब, मुझे 2 मिनट सबको देने हैं। आप ऑलरेडी 3 मिनट ले चुकी हैं, इसलिए सारों को वक्त देना होगा। मुझे आगे फिर ब्रेक पे जाना है। यहाँ पर हमने मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, मुझे जरा मौका दीजिएगा। ये पता चले कि इमरान पराचा साहब, ये जो खान साहब का एक लॉजिक है, ये आपको समझ में आती है? एक तरफ वो कहते हैं कि इस्तेकाम के बगैर मैशत नहीं संभलेगी, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि अगर फौरी इंतखाबात ना कराए गए, मेरी बात ना मानी गई तो मैं तलपट कर दूंगा, सबको बुला लूंगा इस्लामाबाद। ये वाकई अजीब लॉजिक है, लेकिन जो आलिया हमजा साहिबा कह रही हैं, भाई हम तो किसी सियासी जमात को मुल्क दुश्मन नहीं समझते। मैंने तो कभी नहीं कहा, जो ये फरमा रही हैं कि मैं शायद ये बात कर रहा हूँ। मेरे लिए 12% भी क्रिपलिंग थी एज अ पाकिस्तानी, मेरे लिए अब भी क्रिपलिंग है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि हमारे लिए साई ऑफ रिलीफ नहीं है। दूसरी बात ये है, हम किसी को मुल्क दुश्मन नहीं कहेंगे, ना हम कहते हैं चाहे वो कोई जेल में बंद हो जाए, फिर उनकी जमानत आ जाए, या फिर ATA में पर्चा दर्ज हो जाए, या फिर अदालत की तरफ से तौहीन अदालत लगने की डेट आ जाए। ये इदारों का और बात करने वालों का मामला है। हमारे सामने जो आता है, जर्नलिस्ट हैं, हम वो बात करते हैं। अब खान साहब की जो बात है, खान साहब का हक है, कोई भी सियासी जमात हो, उनका हक है पाकिस्तान के आइन में पुरअमन एहतजाज करने का। हर सियासी जमात का हक है आवाम तक अपनी आवाज़ बुलंद करने का। खान साहब का भी उतना हक है, वो मिड टर्म इलेक्शन का मुतालबा कर दें, वो 6 महीने पहले इलेक्शन का मुतालबा कर लें। ये तो मैं कहूँ कि नहीं, कोई ऐसा डिनाई नहीं कर सकता। मेरे सामने यहाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब भी मार्च लेके आए थे, मेरे सामने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी आए थे, यहाँ पर डी चौक से वापस चले गए थे। तो मैं कैसे कहूँ एज अ जर्नलिस्ट के जी खान साहब जो बात कर रहे हैं वो गलत है, या दूसरे जो बात कर रहे हैं वो ठीक है?
मेरा पर्सपेक्टिव, मैं फिर रिपीट करता हूँ, मेरा जो पर्सपेक्टिव है, काश हम सियासत को बाला ताक रख देते। ये नहीं है कि खान साहब को मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो खान साहब के खिलाफ सही बात है, ये सबके लिए बात है, दीगर जो एक्टिविटीज चल रही हैं, देखें ये केसेस बाद में भी चल सकते थे, ये सारा कुछ चल सकता था। आज जो मर रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर, जिनके पास खाना नहीं जा रहा, अभी यकीन करें सिंध में हम, खैबर पख्तूनख्वा में हम अभी रेस्क्यू और रिलीफ में फिर रहे हैं। रिहेबिलिटेशन की स्टेज पता नहीं कब आएगी। मेरा पॉइंट ये है कि अगर हमारी सियासी क़यादत इन कलेक्टिव टर्म, जो कि मेरी नज़र में मुहिब वतन है, मैं किसी को मुल्क दुश्मन नहीं कह रहा, अगर वो कम अज़ कम थोड़ा रिस्ट्रेंट शो कर देते, थोड़ा तहम्मुल का मुजाहरा कर देते, वो कहते हैं ना कि 1 स्टेप अहेड 2 स्टेप बैक, 2 स्टेप अहेड 1 स्टेप बैक। पॉलिटिक्स तो फ्लेक्सिबिलिटी का नाम है, जमहूरियत तो अकोमोडेशन का नाम है। अनफॉर्चुनेटली ये नज़र नहीं आ रहा इधर। बिल्कुल ठीक है। हिना साहब, आप लोग बड़ा एतराज़ करते हैं जी, खान साहब सियासत कर रहे हैं, इंतकामी कार्रवाइयाँ उन्होंने अपने दौर में की, लेकिन अभी जो आज मरियम साहबा ने बात की है, उन्होंने कहा है कि अगर लाडलेपन को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले अपनी रविश बदल दें तो हम 3 दिन में निमटना खान साहब के साथ कोई बड़ी बात नहीं, 3 दिन में इनका मामला निपटा सकते हैं। तो ये एक तो धमकी हो गई, आप सियासी मैदान में उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे, शायद इस वजह से इस तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं। दूसरा, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा है, किस तरफ इशारा है कि लाडलेपन को कौन तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है उनके? देखिए, पराचा साहब बड़े पोलाइट हैं, वो उनको भी दिल में पता है कि इमरान खान और पीटीआई, इमरान खान स्पेशली मुल्क दुश्मनी कर रहा है। जो अभी आपने बात की, जो आईएमएफ की डील थी, इनकी खुद टेप्स आई जिसमें ये कह रहे थे कि आईएमएफ की डील को मटेरियलाइज ना होने दें। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप नहीं बिलीव करते, लेकिन मैं ये बिलीव करती हूँ। और ये कि इमरान खान ने सिर्फ इस मुल्क में इंतशार फैलाना और फितना फैलाने की कोशिश की। आप देखें जो चीज़ें उनकी जब वो हुकूमत में थे, जो चीज़ें सही थी, तब वो आवाज़ क्यों नहीं रेस करते थे। तब इन्होंने जैसी इनकी हुकूमत ख़त्म हुई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पे भी अटैक करना शुरू कर दिया। कभी उनको जानवर कहने की कोशिश की, कभी इलेक्शन कमीशन पे अटैक किया। मरियम साहबा ने आज बात की है, ये किस तरफ इशारा था उनका? देखिए, कौन उनको लाडलेपन को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है? देखिए, हमने तो इनके साथ कोई विक्टिमाइजेशन नहीं की, भाई साफ बात बताऊं। आज हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि जी जिस तरह के बयानात खान साहब के थे वो गलत थे, गैर मुनासिब थे, लेकिन दहशतगर्दी के मुकदमे नहीं बनते थे। आप देखिए, मेरी बात कौन बना रहा है? मेरी बात, हमारी इन 3.5 years जब इन्होंने हमें पोलिटिकली विक्टिमाइज किया, हमारे सारे लोगों पे हमने बिल्कुल, हमने तो किसी को किया ही नहीं। अभी और केसेस बनाएंगे? हमने कोई केसेस नहीं बनाए। इनने अभी रिलीफ ले ली ना केसेस से, इन्होंने फराह गोगी वाले केस में, जिसमें उसने ऑडियो लीक है, मैं वही कह रही हूँ। लेकिन मैं आपसे आप बात को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। नहीं, मेरा तो सवाल यही है कि मरियम साहबा एक तो धमकी दे रही हैं कि खान साहब से निपटना 3 दिन का काम है, वो किस तरह से निपटेंगे? उनको गिरफ्तार कर लेंगे? देखिए, धमकी तो इमरान खान, दूसरा ये चीज कि उनको कौन लाडला बनाए बैठा है। ये दोनों बातें मैं आप मुझे आंसर करने देंगे, आप वो बात करते रहिए तो मुझे आंसर भी करने दें। देखिए, पहली तो बात है कि धमकियां देना इमरान खान का काम है। वो आता है टीवी पे झूठ बोलता है, उनके सारे जितने स्पोक्स पर्सन पे आते हैं टीवी पे झूठ बोलते हैं। आज भी उन्होंने झूठ बोला और ब्लैकमेल किया और धमकियां दी। आपने भी देखा, इससे पहले भी, आज भी देखा, इससे पहले पैमरा ने उनको बैन भी किया, सब जगह ने उनको बैन किया, क्योंकि वो आते थे और आते वो कभी किसी जज पे, एक्टिंग जज पे अटैक कर देते थे, कभी कुछ कहते थे। और ये मैं बात करूँ तो इस वजह से पहली तो बात यह है कि धमकियां देना इमरान खान साहब की तकरीर पे पाबंदी थी, मरियम नवाज की। आज आप लोग चैनल्स को बंद कर रहे हैं और पाबंदियां लगा रहे हैं खान साहब की तकरीर दिखाने पे, तो फर्क क्या है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैं बात ये कह रही हूँ कि इमरान, ब्रेक के लिए वापसी पे आके इस पे बात करते हैं, कर दीजिए। शहबाज गिल साहब आते हैं टीवी पे और टीवी पे आके आर्मी के इंस्टीट्यूशंस को अटैक करते हैं और म्यूटनी फैलाते हैं आर्मी में, और कोई चैनल उसको चलाता है तो 100% उसको हम कहेंगे वो मुल्क दुश्मन है। अगर इमरान खान की पॉलिसी है, इमरान खान की अगर पॉलिसी है कि आके वो बात करें आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, तो वो मुल्क दुश्मनी है। हम कहेंगे वो रियासत को प्रोटेक्ट नहीं करे। अगर सैलाब के लिए पैसे दे रहे हैं लोग और इमरान खान साहब आते हैं और कहते हैं सैलाब को पैसे ना दें, के साथ यही मौक़िफ़ खान साहब का था। मियां साहब इंतशार फैलाते हैं, इदारों के खिलाफ उकसाते हैं, तो अभी तक बाजार को फर्क नहीं लग रहा। नज़ीर, मजीद बात करते हैं इस पे एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। पराचा साहब, आपके ख्याल में खान साहब जो बज़िद हैं फौरी इंतखाबात के मुतालबे पर, इसकी वजूहात क्या हैं? क्या नवंबर में होने वाली अहम तकर्रुरी या फिर मार्च में जो सेनेट के इंतखाबात होने?
मैं आपकी तरफ आऊंगा। आलिया साहब जरा मौका दीजिएगा। नहीं मैं आता हूँ, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जरा प्राचा साहब को मौका दीजिएगा। It's my turn. I need जी to जी, reply him. आपको भी मौका मिलेगा। देखें, जो जल्द इंतखाबात वाली बात है, मुतालबा है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसके। मसलन जितनी महंगाई है, जितनी महंगाई हो रही है, यकीनन कोई भी हुकूमत हो वो हुकूमत तनकीद में रहेगी, और खान साहब यही समझते हैं कि चूंकि ये हुकूमत अभी गैर मकबूल है तो इसलिए फौरी इंतखाब में उनको अच्छा चांस मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि जितना वक्त गुजरेगा, अगर ये हुकूमत मैनेज कर गई तो फिर उतना वो जो एक ऑप्टिमिज्म है वो कम होता जाएगा। आपने देखा 17 जुलाई वाला इलेक्शन जिसमें पीटीआई ने पंजाब में 15 सीटें जीती, 5 वो हार गए, वो हार नहीं मानते क्योंकि उनकी हुकूमत बन गई। उसमें फैक्टर्स और थे, उसमें नून लीग वालों ने जो टिकट दिए वो अपने लोगों को उठा के दूसरों को दे दिए, जो प्रॉब्लम पहले पीटीआई के साथ बल्दियाती इंतखाबात में आई थी। तो अगर डीपर एनालिसिस किया जाए तो इसमें ना तो 17 जुलाई वाला कोई मकबूलियत का पैमाना था, जलसे भी मकबूलियत का पैमाना नहीं हुआ करते। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि खान साहब को पूरा हक हासिल है, पीटीआई को पूरा हक हासिल है, वो डिमांड करें नए इलेक्शन की, फौरी इलेक्शन की। हुकूमत ने ही फैसला करना है, इसलिए कि अगर हुकूमत ने असेंबली तोड़नी है तो वो भी प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस करनी है। कोई एज सच हुकूमत के लिए ये एक आईनी या कानूनी कदगन नहीं है कि फौरी तौर पर वो असेंबली तोड़ें और इलेक्शन लेकिन उनका इस्तेहकाक है, बिल्कुल सही है, कर सकते हैं, वो मुतालबा कर सकते हैं और हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या फैसला करती है। आलिया साहबा, एक तो ये कि आपको तो बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, तो किस तरह से फौरी इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन होगा, और फिर जो मुल्क में सैलाब आ चुका है, क्या ये मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है? एक तो सैलाब मुतासिरीन की बहाली का प्रोसेस, और उसके बाद जहाँ पे पानी खड़ा हुआ है वहाँ पे किस तरह से आम इंतखाबात का इनेकाद हो पाएगा? इन रियलिटीज़ को जानते हुए भी खान साहब बज़िद हैं कि फौरी इंतखाबात होने चाहिए। जुनैद साहब, मसला ये नहीं है हमारा, मसला ये कि अब आपने 3 दफा सुन के मुझे जवाब देने को कह रहे हैं ना, तो अब बात कर लीजिए, मुझे जवाब इसलिए पूरा देना दीजिएगा जी। मसला नहीं, वक्त कम नहीं है, वक्त मुझे पूरा चाहिए। मसला सारा ये है कि इस वक्त जब आलमी बहरान आया था ना कोविड का, तो वो भागे भागे इनके आए थे, शेरवानी पहन के लैपटॉप के आगे बैठ के थे और इमरान खान के लिए FIR जमा कराई थी। लोकस पर आपको याद है, और वो आलमी बहरान था। फेटेप पर आपको सियासत याद है, या आपको स्टेट बैंक के ऊपर सियासत याद है, या IMF के ऊपर सियासत याद है? इस वक्त जो सैलाब आया है वो इनकी ना अहली की वजह से आया है। इस वक्त वो जिस भी वजह से आ गया, लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, डेंगू वबाई अमराज वहां पे फैल रही हैं, और आप कह रहे हैं कि आपको आके वोट डालें। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग के एक मिनट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ये होता है मुल्क दुश्मन, ये होता है कि आप बैठ के कह रही है कि इनकी वजह से सैलाब आया है, ये होता है एम्पैथी शो करना। ये तरीके इंसाफ का झूठ है कि आप तनकीद बर्दाश्त नहीं करते, अपने ऑपोजिशन को गद्दार कहते हैं। आपने यहाँ बैठ के कह दिया कि सैलाब इनकी वजह से आया है, इससे ज्यादा लो बात नहीं कर सकती आप। पूरी दुनिया कह रही है कि ग्लोबल वार्मिंग पे बोले ताकि मौका मिल सके आपको भी। इस तरह पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज हुआ है और सैलाब आप कह रही है कि चलिए उनको बात कर लेने दीजिए, अब उनको बात कर लेने दीजिए, मैं आपकी तरफ आऊंगा। इन्होंने आज तक क्लाइमेट चेंज पे कोई बात भी की है? इनका वहाँ पर जो वजीर हंसी आ रही है कि क्लाइमेट चेंज के स्पेलिंग हर बंदे को आते होंगे। आलिया, आप यहाँ बैठ के एक गीक बनती है ना, आपको यहाँ बैठ के बड़ा शौक है दूसरों को पुट डाउन करने का। वो फिर आपकी बारे में बोलेंगे, इस तरह बात समझ में नहीं आएगी। पुट डाउन ना करे, इस तरह के स्पेलिंग क्वेश्चन आंसर करने हैं ना, तो मैं आपके साथ यहाँ डिक्शनरी के स्पेलिंग्स कर लेती हूँ। अगर किसी ने काम किया है और पूरी दुनिया ने उसको एक्नॉलेज, लेकिन हमने ये भी देखा इस बार टिम्बर माफिया को आप लोग कंट्रोल करने में नाकाम रहे। बड़ी तबाही की बड़ी वजह टिम्बर माफिया का किरदार था। इन्होंने, आप ये देख लें, आप जो दरख्तों की बात कर रही हैं, दरख्तों से पैसे आप लोगों ने खाए। अंदर जो बंद बना, ये बात करें कि आपने तोशा खान से पैसे खाए, तो तोशा खान से हीरो के डायमंड लिए। आप क्या बात कर रही हैं? कि मैंने, आप प्लीज इनका माइक म्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आप बात मुकम्मल कीजिए, आप बात मुकम्मल कीजिए। हिना साहब अपने टाइम पे बोलिएगा। आपको लॉजिकल बात ही नहीं करनी आती आलिया। उनको उनके ऊपर उनको कोर्ट में घसीटना चाहिए था, उनकी जमानत नहीं होनी चाहिए थी। आपने मेरी बात का जवाब
جواب نہیں دیا ان حالات میں جہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے, پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے, چھت پہ ان کے کوئی شیلٹر موجود نہیں ہے, آپ لوگ الیکشن کی بات کر رہے ہیں, کس طرح سے ہوگا یہ؟ دیکھیں ان سے آپ کیا بات کریں عالیہ صاحب میری بات کا جواب دے دیجئے, مجھے بریک پہ جانا ہے. کہا کہ سیاسی جماعتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ کرے ہینا صاحب ان کو بات کرنے دیجئے, مجھے بریک پہ جانا ہے, مجھے جواب کے بعد بریک پہ جانا ہے. وہ کہتی ہے کہ خونی مارچ کرے, ایسی جماعت جو آئی ایم ایف کی ڈیل کو میٹیریلائز نہیں ہونے دے رہی, ایسی جماعت جس کی ان کی بشرا بی بی کال کر کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بعد اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہنا بٹ صاحبہ آپ رسپونڈ کیجئے گا, کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ انہوں نے میرے سے کلائمیٹ چینج کے سپیلنگ پوچھے. ابھی بات سنیں کہ عالیہ حمزہ کو شاید یہ نہیں پتا کہ کلائمیٹ چینج جو ہے نا وہ گلوبل ایشو ہے, اور اس پوری دنیا کی ٹاپ 10 کنٹریز کی وجہ سے انہوں نے پر بات کیا کی ہے جا کر, انہیں پتے کہ یو این کا جو جنرل سیکرٹری آیا تھا تو ان کے وزیر اعظم صاحب یونائٹڈ نیشنز کے جنرل سیکرٹری نے کہا کہ پاکستان has only contributed 0.1% in climate change. عالیہ حمزہ آپ کو دیکھیں جب وہ عالمی سطح پہ ہمیں دیکھتے ہوں گے اس طرح کے مسائل کے باوجود اس طرح کی تفریق, تو یقینی طور پہ وہ بھی ہنستے ہوں گے ہم پہ کہ ہم مسائل کے حل کے لیے بھی اتفاق کرنے پہ تیار نہیں ہیں. یہ فلیش فلڈز ہے اور ان کا ریزن ہے گلوبل. چلیں مسائل کی تشخیص کرنے سے بہتر ہے اس کے حل کی طرف بڑھیے. عالیہ صاحبہ اور ہنا صاحب آپ دونوں سے درخواست ہے کہ مسئلہ حل کیسے کرنا ہے اس پہ بات کر رہے ہیں, تو یہ گفتگو تعمیری ہو سکتی ہے. جی یہ درمیان میں نہ میری بات ہے, میں آپ سے ڈائریکٹ بات کر رہی ہوں. کلائمیٹ چینج آپ سے گزارش یہ ہے, اور یہ میرے خیال میں وہی سچویشن ہے جس طرح سے خان صاحب کو اس وقت کہا جا رہا تھا کہ جی آپ لوگ اگر یہ آپ کی عدم اعتماد سے حکومت گرانا چاہتے ہیں تو گرا لینے دیجئے, سارا ملبہ ان پہ آئے گا. اسی طرح سے اگر خان صاحب کے مطالبہ فوری انتخابات کا اور آپ سے مسائل حل نہیں ہو رہے تو فوری انتخابات کرائیے اور مسئلہ حل کیجئے. میں نے بالکل کانفرنس دیکھی ہے, اور میں ابھی میں ورلڈ اکنامک فورم کے ینگ گلوبل لیڈر سمٹ میں وہاں تھی, اور ہم نے یہ ایشو وہاں ریز کیا. آپ کو کلائمیٹ چینج کے نہ تو سپیلنگ آتی ہے, نہ آپ کو یہ پتا کہ کلائمیٹ چینج ایک گلوبل ایشو ہے, نہ آپ کو یہ پتا ہے کہ پاکستان نے 0.1% صرف کنٹریبیوٹ کیا, اور یو این کے جو ایمبیسڈر آئے تھے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی کنٹریبیوشن نہیں تھی. آپ ذرا کھول کے تھوڑی پڑھائی لکھائی بھی کر لیا کریں, عمران خان کی طرح اس طرح جعلی پیپرز رکھ کے نہ بیٹھا کریں. آئیے عالیہ سمجھ, آپ یہاں بیٹھ کے دوسروں کی بات بھی سنا کریں. آپ لوگوں کو تو عادت ہے کہ آپ کی بشرا بی بی کال کرتی ہے اور جو تنقید کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ غدار ہے ملک کے. آئی سمجھ, اور لوگوں کو پٹ ڈاؤن نہ کیا کریں ٹی وی شو پہ. آپ کو عادت ہوئے گی دوسرے لوگوں کو پٹ ڈاؤن کرنے کی. آپ پوچھیں عمران خان سے کلائمیٹ چینج کے سپیلنگ, آپ کو یہ پتا ہے کہ پاکستان نے کنٹریبیوٹ ہی نہیں کیا, اور یہ فلیش فلڈز ہے. آپ کی اوقات ہے اس کا بیگ اٹھائیں, آپ کی اوقات ہے اس کے کپڑے انتہائی معذرت کے ڈیزائن ساتھ وقت ختم ہو چکا. تمام مہمانوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.